नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीईटी की एक ज़ोरदार क्लास। और ये ज़ोरदार क्लास किस पे बेस पे रहेगी? सीईटी जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 अक्टूबर को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, और ये सीईटी के जो अभी अभी हाल ही में प्रश्न हुए हैं ग्रेजुएशन वाले, उनके आधार पर रहने वाली है। उनके आधार पर जितने भी प्रश्न रहे हैं, मैंने बहुत शानदार प्रश्न डाले हैं। और आप, मुझे आस है कि आप लगातार इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो एक बार जिसने भी इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका फर्स्ट प्रश्न भी। और एक नंबर प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन राजस्थान वन विभाग 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन हैं, तो इसका आंसर बताएं भी। ए नंबर ऑप्शन 32,737 वर्ग किलोमीटर में 32,921 वर्ग किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन है 32,864 वर्ग किलोमीटर, 31,864। आप फटाफट मुझे कमेंट में बताएं क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार बात करें, ये हमारे 2023-24 का जो बजट है उसके अनुसार जो प्रश्न लिया गया है, और इसमें मैं बात करूं राजस्थान के कुल अभिलेखित वन की, और कुल अभिलेखित वन परसेंटेज में पूछे तो याद रखिएगा कितना परसेंट, 9.61% जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत इतना है। तो अगर आपसे पूछे कुल यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो याद रखिएगा अगर इसका सही में आंकड़ा पूछे तो 32,921.01 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो सही में जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 32,961 जो आंसर रहेगा। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पक्का ये प्रश्न अपने सीईटी +2 बेस पर रहने वाला है। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न और 2 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बड़ा शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से संयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है झालावाड़, तीसरा ऑप्शन उदयपुर और चौथा ऑप्शन नीम का थाना। तो बात है यहाँ पर गुजरात राज्य की। जब गुजरात राज्य की बात होती है तो यहाँ पर सीमा की भी हमारी बात होती है। तो राजस्थान का हम मैप बहुत अच्छे से बना लेते हैं। जब राजस्थान का ये जो मैप है इसके हिसाब से सर्वाधिक जो सीमा वाला मैं बताऊं किस जिले की, किस राज्य की होती है, वो तो एमपी की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? पीबी की होती है, पंजाब की। इसकी तो 89 है, इसकी कितनी है? 1600 मीटर है, किलोमीटर है। अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो यहाँ पर अपना कौन सा राज्य हो गया? गुजरात राज्य हो गया। जब गुजरात राज्य की बात होती है तो यहाँ के जो जिले लगते हैं वो कितने लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। तो यहाँ से अब इसकी सीमा से कितने जिले लगेंगे? 6 जिले लगेंगे। तो इसी 6 जिलों के तहत अगर मैं शुरू वाला जो जिला लगाऊं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर के बाद में यहाँ पर एक जिला आएगा सांचौर। सांचौर के बाद में कौन सा आएगा? यहाँ पर उदयपुर आएगा। उदयपुर के बाद में यहाँ पर डूंगरपुर के बाद में यहाँ पर बांसवाड़ा ये भी जिला इससे छूता है। तो याद रखिएगा ये जो जिले हैं इसकी सीमा से छू रहे हैं। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर धौलपुर। ये बिल्कुल नहीं छूता है। धौलपुर तो इधर वाला जो राज्य है इनसे छू रहा है, तो धौलपुर तो नहीं है। झालावाड़ भी एमपी से छू रहा है, तो यहाँ पर झालावाड़ का आ जाएगा, वो तो नहीं है। उदयपुर बिल्कुल इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही में जो आंसर रहता है। चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना थर्ड प्रश्न भी, बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रश्न इस हिसाब के रहे तो बहुत गजब का जो पेपर बनने वाला है, और बनेगा भी, क्योंकि लगभग जो पिछले जिसका एग्ज़ाम था सीईटी का 27 और 28 सितंबर को लगभग इसी तरह के प्रश्न लिए हैं। तो मैंने बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न में इसके जो वही टॉपिक लिए हैं जो अपने आ रहे हैं प्रश्न में अपने सीईटी एग्ज़ाम में। तो आगे भी चांस यही रहेगा भी यही प्रश्न रहे। तो पहला है निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म असंगत है। संरक्षित क्षेत्र जिले दोनों दे रखे हैं, क्या कौन सा असंगत है, बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर कई बच्चों ने गलतियां जो की हैं वो ध्यान रखिए। जा असंगत का पूछा है, यदि असंगत का पूछे तो इनमें से 3 सही है और 1 असंगत है। इसमें से पहला अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं पहले की बात करूं, इसमें कौन सा हो जाएगा। अगर जोहड़ बीड़ गाड़े वाला, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो बिल्कुल है, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही है। गाड़े वाला जो जोहड़ बीड़ है गाड़े वाला बीकानेर, बिल्कुल सही है। सुंदा माता कहाँ है, जालोर में, ये भी बिल्कुल सही है। याद रख लेना ये चीज़ें, ये सेम टू सेम आपको मैं गारंटी लेता हूँ, ये सेम को सेम क्वेश्चन रहेंगे। पीछे भी अपने जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर मैंने यूट्यूब पे करवाए या फिर अपने ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी अपने शॉर्ट ट्रिक रही है, इन्हीं एग्जामों से प्रश्न सीधे के सीधे आए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं उनके। वाड़ा खेड़ा का संबंध सिरोही, वाड़ा खेड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से एक जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें से डी ऑप्शन इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो 12 रहेगा। बांज आमली कहाँ है, 12 में है, कहाँ है, 12, बांज आमली 12, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगर भीलवाड़ा में बात करूं तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा के तहत आता है, तो अगर आपको आ जाए हमीरगढ़, याद रखिएगा हमीरगढ़। अगर हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो हमीरगढ़ 12 में है, बांज आमली 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है और बांज आमली 12 के अंदर है। और बाढ़ खेड़ा सिरोही में, सुंदा माता जालोर में और जोहड़ बीड़ गाड़े वाला बीकानेर के तहत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 360 डिग्री का जो एनालाइज है वो करते अपने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो जवाब दीजिए, राजस्थान में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है, तो इसका जवाब फटाफट मुझे दें। अगर मैं बात करूं कछारी मिट्टी की, वैसे तो इसका क्षेत्र लगभग जयपुर का उत्तर पूर्वी, जयपुर का जो इलाका है उसमें देखने को मिलता है। अगर डीपली से ये प्रश्न पूछा जाए तो बड़े ही ध्यान से, अगर मैं हरिमोहन सक्सेना की बुक से उठाऊं तो लगभग इसका जो संरक्षित क्षेत्र आता है, यहाँ पर मैं राजस्थान की और बात कर लेता हूँ। मिट्टियों जो कछारी मिट्टी है और बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ से करने की जरूरत है। ये रहा हडोती प्रदेश, इसी प्रकार से ये पूर्वी प्रदेश और ये रहा अपना राजस्थान। अगर मैं पूर्वी जिलों की बात करूं और कौन से पूर्वी जिले आ जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर अलवर भरतपुर वाला, ये रहा अलवर और ये रहा भरतपुर। अगर भरतपुर की बात करूं, अलवर भरतपुर, और जैसे जैसे हम इधर आएंगे पूर्वी तरफ जयपुर भी इसमें शामिल आएगा। जयपुर के अलावा थोड़ा बहुत ये यहाँ पर नीचे जाएंगे तो सवाई माधोपुर वाला जो एरिया है, क्योंकि ये लगभग पूर्वी जो राज्य हैं, जिले हैं, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, जलोड़ी है और कछारी मिट्टी। एक बात बताऊं, अगर वह जलोड़ी की बात करें या फिर जलोड़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोड़ मिट्टी, और कछारी की बात करें, दोमट की बात करें या फिर अल्फी की बात करें, तो एक ही प्रकार की मिट्टी है, सबसे राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसका एक और जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, एक यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी कुछ इसमें शामिल है, जो उत्तरी पूर्वी गंगानगर है। कौन सा है, उत्तरी पूर्वी गंगानगर। अगर इसकी भी तो बात आए तो यहाँ पर एक जलोड़ मिट्टी भी पाई जाती है, तो यहाँ का क्षेत्र भी यहाँ चुना जाएगा। इसके अलावा अलवर भरतपुर करौली, यहाँ पर करौली सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल होगा। तो इसमें से आपके जो सामने जो आंसर है वो कौन सा नजर आ रहा है, डूंगरपुर, अलवर भरतपुर। आपका जो आंसर सही में जो कौन सा रहेगा, अलवर भरतपुर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डूंगरपुर उदयपुर में तो अलग प्रकार की जो लोमी मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल, जहाँ पर मक्का सर्वाधिक होता है। भीलवाड़ा बांसवाड़ा में लगभग लाल और जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र देखने को मिलता है। राजसमंद और उदयपुर वाला जो क्षेत्र है लाल और यहाँ पर पीली मिट्टी जो देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से भंडाराइज बावड़ी किस जिले में स्थित है, जोधपुर में, सिरोही, बूंदी या फिर दौसा। कौन सा आंसर सही रह सकता है भी, फटाफट मुझे बताएं भी। अगर आप इस जो क्वेश्चनों को कॉपी में नोट कर रहे हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ये आपसे वादा रहा। तो लगभग मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं भंडारेज बावड़ी की बात करूं तो कौन से में जिले में रहने वाली है, तो ये इसका जो सही में जो आंसर रहेगा दौसा। आप मुझे बताएं भी, दौसा में एक बावड़ी और है, दौसा में एक और बावड़ी है, इसका क्या नाम है, तो आप कीजिए दौसा में कौन सी बावड़ी हो जाएगी। दौसा में एक हो जाएगी चांद बावड़ी। यहाँ की कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है,
चांद बावड़ी हो जाएगी, चांद बावड़ी। इसके अलावा चांद बावड़ी के अलावा यहाँ पर कौन सी बावड़ी, एक है भांडारेज, भांडारेज बावड़ी, भांडारेज बावड़ी का नाम आए तो लिख देना। तो कौन सी, दौसा के अंदर है। अगर जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर में एक बावड़ी आती है, कौन सी, ताप्पी बावड़ी। कौन सी आ जाएगी, ताप्पी। अगर ताप्पी बावड़ी का नाम आए तो याद रखिएगा कौन सी हो जाएगी, जोधपुर में। अगर सरोई की बात करूं, सरोई में एक बावड़ी है, दूध बावड़ी, दूध बावड़ी, सरोई में दूध बावड़ी, सरोई में दूध, सरोई में दूध। और दूध तो रोही में ज़्यादा मिलेगा। अब रोही तो हरियाली क्षेत्र को, हरियाली क्षेत्र वहाँ मिलेगी तो दूध मिलेगा। और तपता तो क्या है, जोधपुर है, तपता तो क्या है, जोधपुर है। और बूंदी में कौन सी बावड़ी मिलेगी, रानी जी। रानी जी कहाँ मिलेंगे, बूंदी में, रानी जी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ की है, बूंदी की है। तो भंडारेज किसकी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी दौसा की। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर फटाफट मुझे बता दीजिए भी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर अपने फटाफट आंसर कर दीजिए। जितने भी प्रश्न रहे वो आपके बहुत शानदार प्रश्न हैं और मुझे फटाफट बताएं, कमेंट में कीजिए भी किस किस के कितने आंसर सही हो रहे हैं, फटाफट मुझे आंसर बताएं भी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राजस्थान पथ पर्यटन परिवहन निगम की, अब बहुत बार क्वेश्चन रहता है पथ परिवहन निगम का। यहाँ पर बात करूं पथ परिवहन निगम का, तो राज्य पथ परिवहन निगम, ये राजस्थान पथ परिवहन निगम की बात करूं तो इसका जो निर्देश स्थापना जो है, इसकी जो स्थापना कब की गई है, ये की गई है वर्ष 1964 के अंदर। इसके बाद में मैं बात करूं और यहाँ पर है कौन सा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना, पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना। अगर पूछे पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना पूछे तो 1978 है। कौन सी है, 1978 पर्यटन निगम लिमिटेड राज्य। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला भी। अगर उद्योग का दर्जा पूछे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा। लगातार बने रहिए और इसमें आप कमेंट कर सकते हो भाई आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो निदेशालय का प्रश्न पूछे, अगर आपसे निदेशालय का प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा सही में जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वर्ष 1955, वर्ष 1955 इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1964 पे राज्य पथ परिवहन निगम, वर्ष 1978 में पर्यटन निगम लिमिटेड और वर्ष 1989 के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है, 89 के अंदर मिला है। निगम लिमिटेड तो 78 में है, पथ परिवहन निगम तो 1964 में है और निदेशालय की बात करें तो 1955 में है। तो आप याद रख सकते हो 89 में उद्योग, 89 में उद्योग का दर्जा भी। इसी प्रकार से ये रहता है अपना नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु के साथ मिश्रित धातु के मिश्रित रूप में चांदी मिलती है। तो फटाफट मुझे बता दीजिए भी कौन सा मिश्रित धातु के रूप में यहाँ पर चांदी मिलती है। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगर मैं तांबे की बात करूँ तो तांबे के लिए झुंझुनू का जो खेतड़ी जो क्षेत्र है वो जाना जाता है, झुंझुनू का जो खेतड़ी। और टंगस्टन के लिए भी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। और मैग्नीज वाला जो क्षेत्र है वो भी अपने लगभग बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, मैग्नीज, काला खुंटा मैग्नीज, इसी प्रकार से चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। तो इसी प्रकार से अपना जो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सीसा जस्ता, जिसने भी मिश्र रूप में मिलता है। और वही चट्टानें हैं धातु खनिज के लिए। कौन सी, निम्नलिखित किस धातु खनिज के साथ मिश्र रूप से चांदी पाई जाती है। वो चांदी की चट्टानें हैं जहाँ जहाँ सीसा जस्ता मिलता है वहाँ चांदी मिलता है। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा इसका जो स्थान आएगा वो तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, उदयपुर में खान मिलती है सीसा जस्ता व चांदी की। और इसी प्रकार से भीलवाड़ा भी इसमें शामिल हो जाएगा। कौन सा, भीलवाड़ा। अगर सीसा जस्ता और तांबे की बात करूँ, सीसा जस्ता और चांदी की बात करूँ तो उदयपुर भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और चलते हैं इसी प्रकार से, इसका आंसर तो सी नंबर हो गया। 8 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। ए नंबर ऑप्शन बनास, बी नंबर ऑप्शन लूणी, सी नंबर ऑप्शन चंबल और डी नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बाणगंगा। अगर मैं बनास की बात करूं तो यहाँ पर वर्णासा के नाम से जाने जाने वाली वर्णासा,
वन की आशा, वर्णाशा, वर्णाशा के नाम से जाने जाने वाली कौन सी नदी है, और आशा के नाम से भी जानते हैं, आशा वनों की आस और वर्णाशा। और इसके बाद में लूनी की बात करूं तो ये सागरमती के नाम से भी चलती है, सागरमती, सागरमती। और सागरमती के अलावा इसका नाम लवणवती भी है, लवणवती, लवणवती और लवणवती। और इसके साथ साथ ये अगर मैं चंबल की बात करूं, चंबल में इसका चंबल का नाम है, चंबल का बारामासी नदी या फिर नित्य वाहिनी नदी, नित्य। और बारामासी का नाम आए तो एक माही नदी भी आएगा, तो नित्य वाहिनी नदी, नित्य वाहिनी। इसके अलावा कामधेनु का, कामधेनु भी ये आएगा। इसके अलावा यहाँ पर चमर्णवती, चमर्णवती का नाम भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, नित्य वाहिनी, कामधेनु और चमर्णवती। तो अपना जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बाणगंगा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बाणगंगा। सही में जो आंसर कौन सा आएगा, बाणगंगा आएगा, तो बाणगंगा आंसर। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपके सामने शानदार लाजवाब क्वेश्चन नंबर 9। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले का सही युग्म है, इसका फटाफट मुझे आंसर करें, कौन सा सर्वाधिक साक्षरता वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और बात कर लेता हूँ झुंझुनू की। झुंझुनू में सर्वाधिक अगर पूछे ना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है वो तो है कहाँ की झुंझुनू की। किसकी हो जाएगी, झुंझुनू। पुरुष साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू आंसर आएगा। अगर पूछे ना महिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये 2011 के जनगणना अनुसार है। महिला साक्षरता की बात करें तो कौन सा आंसर आएगा, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, कोटा की है। इसी प्रकार से अगर वह ऑल ओवर सब में पूछे तो सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक पूछे ऑल ओवर में किसका नाम आता है, वो तो आएगा। अगर जहाँ महिलाएं ज़्यादा है तो वहाँ की सर्वाधिक होने वाली हैं, तो इसी प्रकार से कोटा जो आंसर आएगा। और कोटा के बाद में कौन सा नंबर आता है, जयपुर का आएगा। कोटा के बाद में किसका नंबर आता है, जयपुर का। इसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोटा और जयपुर। जिसने भी कोटा और जयपुर जो आंसर किया बिल्कुल सही किया, कोटा और जयपुर। इसी प्रकार से ये रहा अपने सामने कोटा और जयपुर। और ये रहा अपना शानदार नेक्स्ट प्रश्न भी। निम्नलिखित में से कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, फटाफट इसका आंसर जवाब दे दीजिए, भी आंसर का जवाब दीजिए, अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राजस्थान में पहला ऑप्शन है, राजस्थान में हड़ौती क्षेत्र के प्रमुख दरे जेतावास, बूंदी दरा या फिर रामगढ़, खटगढ़ दरा व लखेरी दरा। और लखेरी दरा फटाफट मुझे बताएं भी किस प्रकार से दरे हैं। ये देखो, एक पहाड़ी का जो तंग रास्ता होता है उसको दरा के नाम से जाना जाता है, तो शानदार इसका जवाब रहना चाहिए भी आपका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए है असत्य का पूछा है आपके सामने, किसका पूछा है, असत्य का पूछा है, तो इसका आंसर असत्य में देना है। तो पहला तो बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है मुझे, क्योंकि जेतावास दरा, बूंदी दरा, राम खटगढ़ दरा और लखेरी दरा ये सारे के सारे बूंदी में हैं, बिल्कुल सही है ये तो। इसकी प्रकार से 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, 56 तो आपको ट्रिक दे रहा हूँ मैं, एक 6 पै प्रतापगढ़ में है, तो यहाँ पर 6 और 6 नाम वहाँ आता है, तो जहाँ बांस आती है, जहाँ क्या आता है, बांस आती है, तो यहाँ पर बांस के लिए 6 होता है, नाक चढ़ जाता है और चीजी करता है बंदा। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है वो कौन सा हो जाएगा, वो अपना उड़िया का पठार हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, उड़िया का पठार, यहाँ पर बिल्कुल ये भी बात सही होगी। इसी प्रकार से 2 नंबर भी सही, बी नंबर 1 सी नंबर भी सही। तो इसी प्रकार से अपना जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ है ये चित्तौड़गढ़ से नहीं, ये उदयपुर से, उदयपुर और उदयपुर के कौन से यहाँ स्थान से, गोगुंदा से और राजसमंद के यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राजसमंद के कुंभलगढ़ तक जो फैला हुआ पठार है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना बोराट का पठार, बोराट का पठार। इसी प्रकार से अपना जो आंसर रहता है और अपना ऑप्शन है कौन सा रहेगा, डी रहेगा। बिल्कुल इस डी नंबर ऑप्शन पे आप आंसर कर दीजिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, और ध्यान से इस क्वेश्चनों को सुनते जाएं, आपके सेम टू सेम आपको प्रश्न यही मिलेंगे। +2 का एग्जाम थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली आएगा, क्योंकि पिछली बार भी ग्रेजुएशन से थोड़ा हार्ड पूछा गया था, तो मैं मानता हूँ भी अब की बार थोड़ा सा हार्ड भी पूछा जाएगा, परंतु अपने क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी होंगे, थोड़े सिंपल भी होंगे, सब कुछ
रोज़ आपको मॉडरेट जो पेपर है वो आपको रोज़ाना अपनी जो मॉडल टेस्ट श्रृंखला है इसको आपने छोड़ना नहीं है, लगातार इस वीडियो को देखते जाना है। अगर आपने बीच में से छोड़ दिया, कभी कौन सा देख लिया कभी कौन सा देख लिया, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो लगातार वीडियो के साथ बने रहें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा अभी आपको इस वीडियो के जरिए ही मैं आपका पेपर पास करवाऊं, ये मैंने गारंटी ली है इस चैनल के जरिए। भाई आज भाई बहुत सारे प्रश्न अपने जो 22 अक्टूबर को होने वाले 22-23 और जो 24 अक्टूबर है उसको आपको ये सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में BWHW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर BW 4 प्रकार की जलवायु होती है और 4 प्रकार की जलवायु में कोपेन ने, मैं आपको बता देता हूँ, कोपेन ने 4 वर्गों में बांटा है। 4 वर्ग की बात करूँ तो यहाँ पर 4 वर्ग कौन कौन से हैं, तो लगभग इसमें से BWHW हो जाएगा और इसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र बांटा है और VSHW हो जाएगा। तीसरा जो वर्गीकरण बांटा है वो हो जाएगा CWG और चौथा हो जाएगा AW। और आपको जरा ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से जिले सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये तीनों ही याद रखना है। और इसमें से आपका सही जो होने वाला है वो इसमें जो पहला जो वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा जो डालना है वो कौन सा डालना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पहले ऑप्शन के अंदर अगर यहाँ पर जैसलमेर की बात करूँ, जैसलमेर सबसे ज़्यादा डालना है। यहाँ पर जैसलमेर BWH और जैसलमेर के बाद में यहाँ पर थोड़ा क्षेत्र रहेगा बीकानेर का पूरा क्षेत्र भी रहता है। बीकानेर आ जाए तो BWHW के अंदर आएगा। इसके बाद में थोड़ा यहाँ पर गंगानगर और एक आ जाएगा हनुमानगढ़ को भी इसमें शामिल करना है। तो आपको याद रखना है ये सारे का सारा जो ऑथेंटिक डाटा मैं लाया हूँ आपके लिए, ऐसे नहीं है कहीं से भी उठा लिया और यहाँ से पर कर लिया। तो बड़े ही शानदार प्रश्न रहते हैं, हर बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में जो कॉलेज लेक्चरर जो वैकेंसी होती है उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जो BSHW के अंदर कौन कौन से सर्वाधिक यहाँ पर कौन सा करना है, सर्वाधिक यहाँ पर आपको जिला जो रखना है वो कौन सा रखना है, वो रखना है बाड़मेर। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। और जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो इसमें रखोगे आप, कौन सा, बाड़मेर। और बाड़मेर के अलावा यहाँ पर जो नागौर और थोड़ा क्षेत्र हो जाएगा सिरोही का और सिरोही। इसके अलावा यहाँ पर थोड़े क्षेत्र, यहाँ पर जोधपुर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्षेत्र जोधपुर भी इसमें डालना है, इसमें जोधपुर का भी इसी में रहेगा। और बाकी जो जयपुर वाला एरिया, लगभग सबसे ज़्यादा वाला जो एरिया है वो किस में रहेगा, इसमें रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर, सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, सर्वाधिक बड़ा तो ये है। और सर्वाधिक जो छोटा कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे छोटे की बात करूँ तो AW है, ये बड़ा है और यहाँ पर ये छोटा है। तो कोपेन का जलवायु और AW के अंदर तो पूरे का पूरा हड़ौती प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा, पूरे का पूरा हड़ौती प्रदेश, हड़ौती। इसमें कौन सा आएगा, हड़ौती प्लस माउंट आबू, जो माउंट आबू क्षेत्र है, माउंट आबू इसी में शामिल करना है। और हड़ौती और जो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र भी AW के अंतर्गत आता है। और बाकी जो बच गया सबसे बड़े वाला वो सभी कोई जिला आ जाए तो याद रख लेना किसमें आता है, CWG में आएगा। तो ये जो आंसर रहता है हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़, जो इसमें किस में आता है, ये तो BWHW में आएगा। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि नहीं का पूछा है, ये तो नहीं का पूछा है, तो जरा ध्यान रखिएगा। गंगानगर भी है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा, ये तो बिल्कुल सही हो जाए, ये भी सही है, ये भी सही है। इसी प्रकार से बाड़मेर, अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर किस में आता है, ये तो SHW में आता है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रहने वाला है। वैसे सी हो जाएगा इसका, अगर मैं काउंटिंग के हिसाब से बताऊं तो इसका आप बी कर लीजिए, बी कौन सा हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा सी। तो इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है सी रहने वाला है। तो ये था अपना पूरे का पूरा कोपेन, और कोपेन ने वर्षा तापमान और जो इसको आधार माना है, वर्षा तापमान को आधार मानता है ये। और चलते हैं इसी प्रकार से, इसका जोरदार 360 डिग्री एनालिसिस था। और ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश का कुल प्रतिशत है,
तो आप फटाफट मुझे बता दीजिए प्रतिशत कितना है। एक एक पशु रिपोर्ट अपनी खोलकर देखेंगे। देश के कुल पशुधन का कितना परसेंट, देश के कुल पशुधन का कितना परसेंट राजस्थान में उपलब्ध है। सीधी सी बात करें, राजस्थान में उपलब्धि की बात आती है तो अपना नाम जब आता है तो कौन सा याद करना है आपको, कौन सा याद करना है, तो ये तो मैं नहीं बताने वाला। एक बार मैं चलो पहले बात कर लेते हैं। सबसे यहाँ पर पहले गाय की बात करूँ, गाय का प्रतिशत कितना है राजस्थान में, देश के गाय के प्रतिशत की बात करूँ तो यहाँ पर 7.24 रहने वाला है। और 7 का दुगुना कितना होता है, बकरियाँ। यहाँ पर गाय का तो गरीब की गाय कौन सी है, बकरी, तो 14 कौन सी मिलेगी, बकरियाँ। 14% बकरियाँ हैं। तो देश के कुल धन का यहाँ पर राजस्थान राज्य के यहाँ पर कितना, देश का कितना परसेंट बकरियां यहाँ पर पाई जाती हैं। 7 पाई जाती हैं गाय, 14 पाई जाती हैं बकरियां। और ये फिर 12.47 क्या है, ये तो भैंसें हैं। यहाँ पर कितनी हैं, ये तो भैंसें हैं। तो कौन सा आंसर बच गया, इसका जो आंसर बच जाता है वो कौन सा रह गया अभी, ऑप्शन नंबर सी। और सी 10.60%। ये भी अपने BSTC और PTT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है और इसको ध्यान से रखने की जरूरत है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। और करौली क्षेत्र में यादव वंश की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, इसका आंसर फटाफट बताएं भी। अगर मैं बात करूं हरजस की, हरजस कहाँ गाए जाते हैं, राजस्थानी महिलाओं द्वारा सैगुण भक्ति के गीत गाए जाते हैं। जो राजस्थानी महिला द्वारा गाए जाने वाले गीत, हमारे द्वारा जो सैगुण भक्ति के गीत होते हैं। और ये गीत राम किशन के गीत गाते हैं। और जो मंदिरों में आजकल गाए जाते हैं तो याद रखना हरजस की बात होती है तब, और लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसके बाद में बात करें तेजा गीत की। और जब किसान खेतों में हल जोतते समय, हल जोतते समय ब्यावले तो रामदेव जी के गाए जाते हैं। रामदेव जी के ब्यावले प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो लांगोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा, लांगोरिया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी, करौली क्षेत्र के यादव वंश की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है वो हो जाएगी लांगोरिया। और शीतला माता के पूजन में भी लांगोरिया पूजन किया जाता है, वो भी करौली क्षेत्र के अंदर। शीतला माता क्या पूजन, शीतला माता का पूजन भी इन्हीं लांगोरिया पूजन से किया जाता है। तो लांगोरिया पूजन कहलाता है। इसी प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना 14 नंबर प्रश्न। शेरिया जनजाति के पुरुषों की धोती को क्या कहा जाता है, तो पे ऑप्शन नंबर ए है सलूका, ऑप्शन नंबर बी है पंछा, ऑप्शन नंबर सी है खोइतू, ऑप्शन नंबर डी है खपटा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सलूका की बात करूं तो शेरिया जनजाति की अंगरखी को सलूका कहा जाता है। शेरिया जनजाति की, फटाफट आप कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। जो मैं बता देता हूँ, शेरिया जनजाति है, शेरिया पुरुष की अंगरखी मतलब कोट की बात कर रहा है। ये अंगरखी सर्दियों में जो कोट पहना जाता है उसकी बात कर रहा है, उसको तो सलूका कहा जाता है। और सलूका के बाद में बात करूं यहाँ पर खोइतू क्या होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी की बात कर रहा है। लंगोटी, ये एक लंगोटी है, धोती है। तो खोइतू क्या है, आदिवासी धोती। और खपटा तो क्या है, साफा है। खपटा तो क्या है, शेरियों का साफा है। शेरियों का साफा। पुरुष साफे की बात आई तो याद रखना कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर,
और अपना जो आंसर रहेगा कौन सा आंसर रहेगा, तो इसका तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। पंछा, शेरिया जनजाति के पुरुषों की धोती को क्या कहा जाता है, पंछा कहा जाता है। अगर मैं पुरुषों की कमर में पहने जाने वाली जो धोती है उसको खोतू कहा जाता है। आदिवासी पुरुषों द्वारा खोतू, शेरिया जनजाति द्वारा पंछा, सुलूका तो अंग्रेजी है, कोट है। सुलूका, सुलूक, क्योंकि कोट को देख करके सलूट मारते हैं तो सुलूका याद हो जाएगा। और खोतू तो क्या है, लंगोटी है। और खपटा कौन सा हो जाएगा, साफा हो जाएगा। खपटा, पटा जो सिर पर पहना जाता है, तो याद रखिए खपटा से याद हो जाना चाहिए आपको ट्रिक बेस में। और चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पर। भोगली नामक आभूषण स्त्रियों के द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो फटाफट मुझे जवाब दें, किस अंग में पहना जाता है। नाक में, ऑप्शन नंबर बी कान में, ऑप्शन नंबर सी सिर पर, ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हाथ में। तो फटाफट मुझे बताएं भी क्या आंसर रहने वाला है। फटाफट मुझे बताएं भी। अगर मैं नाक की बात करूं, नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, मैं इंपॉर्टेंट आभूषण की बात कर लेता हूं। इसमें जो फर्स्ट आभूषण है वो कौन सा हो जाएगा, नाक में पहने जाने वाले आभूषण की बात करूं, इसमें नथ हो जाएगी, बेसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेसर। इसके बाद में तीसरा बारी अगर आ जाए, बेसर आ जाए, बारी आ जाए, या फिर कौन सी हो जाए, भोगली आ जाए। भोगली तो एक यहाँ पर बारी को जब कांटे को जड़ा जाता है तो यहाँ पर भोगली का यूज किया जाता है। कांटा अगर आ जाए, चुन्नी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, चुन्नी आ जाए तो कान में पहना, नाक में। और चौंप की बात करें तो यहाँ पर चौंप शब्द भी यहाँ पर आएगा। तो ये सारे के सारे नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार याद कीजिएगा, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, तो सारे के सारे नाक में पहने जाने वाले हैं। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट यहाँ पर और बात कर लेते हैं। यहाँ पर कान के कौन कौन से आभूषण हैं, तो आपको याद करने हैं कान के आज आभूषण कौन कौन से कान के हो जाएंगे। एक तो कर्णफूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्णफूल, तो नाम याद रह जाएगा। एक हो जाएगा पीपल पन्ना। अगर पीपल पन्ना की बात करें तो याद रखिएगा पीपल पन्ना भी इसका हो जाएगा। एक हो जाएगा अंगोटिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारे कचरा नहीं लिया, वो तो बाकी तो सब पता ही है। अंगोटिया शब्द पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर कान का। एक आ जाएगा झेला। कौन सा, कान ने झेला, बहुत कुछ झेला, सिर से लेकर कान तक ये झेलता है। तो लटकन एक आ जाएगी, लटकन। और लटकन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, आजकल इंग्लिश वर्ड यूज होता है। एक शब्द आएगा टोटी भी बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये टोटी जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा बारी शब्द कान में, इसके बाद में नाक में बारी, बेसर कान में, नाक में बारी, बेसर, नाक, चुन्नी, चौप और कांटा। और कांटे तो कान में भी पहने, कुछ कॉमन भी आ जाएंगे इसमें। और इसी प्रकार से वैसे बारी का पूछ सकता है, बेसर का पूछ सकता है, चुन्नी और चौंप का पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछेगा, बाकी सब आपको पता ही है। और अंगोटिया तो कान में पहना जाता है, अंगोटिया और टोटी। और सिर के आभूषण कौन कौन से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कौन सा हो जाता है, रखड़ी। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है रखड़ी का, सिर के आभूषण में कौन सा आ जाएगा, रखड़ी पूछे तो सिर के आभूषण की है रखड़ी। और इसके बाद में टिकड़ा भी इसी का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर आंसर भी। और इसी प्रकार से इसका जो आंसर है नाक रहता है। अगर मैं और की भी बात करूँ, अगर मैं हाथ की बात करूँ, मुझे वैसे याद आ रहा है एक शब्द आता है नौगरी भी। नौगरी हाथ में पहने जाती है, नौगरी एक हाथों का आभूषण है जितने भी, नौगरी। एक आ जाएगा यहाँ पर गोखरू भी हाथ में पहने जाते हैं। तो यहाँ पर एक आएगा कतरिया शब्द भी, या कांच की चूड़ियाँ, कतरियाँ, लाख से बनी होती है। एक कंकण, ये तो कंगन को ही कंकण बोला जाता है, कंकण भी। और कड़ा तो आपको जानते ही। और मोकड़ी एक शब्द आता है, ये तो मोकड़ी तो लाख की चूड़ियाँ होती है। मोकड़ी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोकड़ी क्या है, लाख की चूड़ियाँ भी।
लाख की चूड़ियाँ। तो अपना जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा नाक भी, नाक आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोगली तो नाक में पहनी जाती है, नाक में। तो आंसर ये रहा अपने 16 नंबर प्रश्न। मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध किस लोक नृत्य से है? बाई लोक नृत्य, 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य या फिर डांग नृत्य? इसका आंसर बताएं फटाफट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 13 ताली नृत्य की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 13 ताली नृत्य की, तो यहाँ पर जो 13 ताली नृत्य है, सबसे ज्यादा 13 ताली नृत्य का, रामदेव जी के यशोगान में जो कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोग यहाँ पर एक नृत्य करते हैं और रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं कामड़, कामड़। और इसके अलावा भुआई नृत्य की बात करूं तो ये भुआई नृत्य की बात करूं तो ये तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा है? उदयपुर का। उदयपुर कौन सा हो जाएगा? ये तो उदयपुर का प्रसिद्ध है, और उदयपुर का प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे? रूप सिंह शेखावत हो जाएगा। एक तो हो जाएगा रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत। रूप दिया बुआई को, रूप दिया बुआई को, तो रूप सिंह शेखावत सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ माना जाता है, रूप सिंह शेखावत। और रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, तो ये सारे के सारे बुआई नृत्य। और बुआई गढ़े पर घड़ा, गढ़े पर घड़ा, ये वाला जो बुआई नृत्य होता है। और इसमें जो आंसर जो इसका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये बेटे ऑप्शन नंबर 13 ताली नृत्य होगा। मांगी बाई और जो लक्ष्मण दास का संबंध है वो किससे है? क्योंकि ये इनके प्रसिद्ध नृत्यांगना है, नृत्यांगना है 13 ताली के, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। अग्नि नृत्य की बात करूं तो जसनाथी संप्रदाय द्वारा प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये उद्गम जो हुआ है बीकानेर के कतरियासर से हुआ है, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल डांग नृत्य नाथ द्वारा रासमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंद, नाथ द्वारा रासमंद, ये नाथ द्वारा रासमंद का प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा में इस नृत्य पर मेवाड़ में होली के अवसर किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। अगर आपसे पूछे कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, तो याद रखिएगा होली के अवसर किए जाने वाला नृत्य डांग नृत्य। और अगर पूछे ना डांग की रानी तो वो तो करौली है, अगर पूछे डांग का राजा वो तो धौलपुर है। परंतु डांग नृत्य नाथ द्वारा के अंदर राजसमंद होली के अवसर पर किया जाता है। बुआई नृत्य तो उदयपुर और रूप सिंह शेखावत है, और 13 ताली के तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास हैं। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपके सामने। और जितने भी अपने चैनल पर यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए। और जितने भी आप पूरे क्वेश्चन देख के जाइएगा आपको लगेगा वास्तव में आपने पढ़ाई की है। और मैं जितने ताईं आपको यहाँ पर डिटेल से मैं ना पढ़ा दूँ मुझे संतुष्टि नहीं होती है। मुझे यूँ लगता है जैसे बच्चों ने, अगर मैं सीधा मैं क्वेश्चन को चलाता रहूँ तो बिल्कुल भी कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अपने 50 क्वेश्चनों में अपने 300-400 प्रश्नों का जो भंडार है वो पूरा करने वाले हैं आज। तो निम्नलिखित में से वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? सैगुण से, निर्गुण से, मिश्र से। मैं आज बताने वाला हूँ कौन कौन से सैगुण हैं, कौन कौन से नहीं हैं। हाँ जी, शानदार क्लास रहने वाली है। तो एक बार हाँ जी, आप जितने भी हैं कैंडिडेट, और एक बार आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और शेयर कर दीजिए भी। और अगर मैं सैगुण की बात करूं, सैगुण वो मानकर जो ईश्वर को मूर्त के रूप में मानता है, जो मूर्त के रूप में मानता है। और निर्गुण वो हैं जो मूर्त के रूप में नहीं मानते हैं और ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं। और इसी प्रकार से मिश्रित कौन से हो जाएंगे? दो सैगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं उनको। अगर मैं सैगुण की बात करूं कौन कौन से इसमें से सैगुण वाले आएंगे, तो सैगुण वाले आएंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सैगुणों की। सैगुण में अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से सैगुण हैं, वल्लभ, याद रखना वल्लभ। एक तो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय। एक आ जाएगा निम्बारक, निम्बारक संप्रदाय। एक आ जाएगा नाथ संप्रदाय, एक आ जाएगा नाथ, सॉरी यहाँ पर मैं यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? वल्लभ, वल्लभ सैगुण में आएगा। निम्बारक एक आ जाएगा नाथ, और चौथा हो जाएगा रामानुज। कौन सा हो जाएगा? रामानुज हो जाएगा।
लिखिएगा रामानुज। रामानुज। इसके अलावा वल्लभ आपको बता ही दिया। इसके अलावा नाथ और निम्बारक, ये सारे के सारे कौन से संप्रदाय में, और निर्गुण भक्ति के अंदर कौन से रहते हैं मैं आपको सामने बता देता हूँ कौन कौन से निर्गुण भक्ति के। निर्गुण भक्ति को मानने वाले बिश्नोई संप्रदाय है, ये भी निर्गुण भक्ति को मानने वाला है संप्रदाय। जसनाथी, दादू और राम स्नेही। याद रखना ये राम स्नेही पक्का आपसे कंफ्यूज करेगा। राम स्नेही, ये राम स्नेही निर्गुण भक्ति का है, पक्का याद रख लेना। और मिश्रित वाला कौन है, ये तो चरणदास जी हैं। चरणदास, चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको याद रखिएगा कौन सा, वल्लभ संप्रदाय से वल्लभनाथ, वल्लभनाथ निम्बारक रामानुज, वल्लभनाथ निम्बारक रामानुज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही में जो आंसर हो जाएगा रामानुज वल्लभनाथ निम्बारक। तो बाकी रामचरण और रामनाथ जी जो अलग हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये था जौहर मेले का आयोजन किस जिले में होता है। फटाफट इसका आंसर, जौहर मेले का आयोजन। और ये जौहर मेला आपको बता देता हूँ मैं, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण 11 को ये मेला भरता है। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में एक मेला भरता है जिसका नाम है कौन सा, घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा। और घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में भरता है। अन्नकूट मेला, अन्नकूट तो राजसमंद में है, अन्नकूट, अन्नकूट तो राजसमंद में महोत्सव मनाया जाता है राजनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। तो यहाँ पर ये वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखती है। अभी अभी बताया था वल्लभ संप्रदाय का संबंध यहाँ पर सैगुण संप्रदाय से। प्रधान पीठ है श्रीनाथ जी की। दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, दूसरे दिन। और मुझे बताएं कमेंट में ये दीपावली कब होती है, कौन से और कब मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। उदयपुर की बात करूं तो ऋषभदेव का मेला दुलेव, ऋषभदेव, ऋषभदेव का मेला दुलेव उदयपुर, दुलेव उदयपुर में मनाया जाता है। दुलेव कौन सा, उदयपुर में, उदयपुर। तो इसका तो आंसर ये रहने वाला है बेटा, तो यहाँ पर उदयपुर वाला। और अन्नकूट महोत्सव तो आपने कर ही लिया, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो जौहर मेले का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में ये मेला बढ़ता है। तो ये शानदार प्रश्न इसका हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। फटाफट मुझे बताएं भी कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसका आंसर फटा, देव उठनी, षठ तिला, देव झूलनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को अगर मैं बात करूं, 3 चीज़ें आपको प्रश्न कंफ्यूज करेगा। एक है बेटा देव उठनी, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना देव उठनी। एक शब्द आएगा देव उठनी और एक शब्द आएगा यहाँ पर कौन सा, देव झूलनी, देव झूलनी। और एक शब्द आएगा आपको देव सैनी, देव सैनी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना ये सारे के सारे शुक्ल आएंगे, सारे के सारे शुक्ल। और शुक्ल कौन सी आज 11 आ जाएगी। अब आपको महीना याद करवा देता हूँ। महीना अगर पूछे ना, देव उठने, उठे कब, कार्तिक में, उठे कब है, कार्तिक में। और कार्तिक में उठे और फिर झूले लिए, फिर झूले लिए, झूले लिए। तो इसका मतलब ये जो झूले लिए हैं कब लिए हैं, एक बार मुझे बताएं भी। झूले भी एक बार वैसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। और हाँ जी, झूले कब लिए हैं एक बार
झूले, और झूलते कब है? भाद्रपद में। भाद्रपद, इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? भाद्रपद। भाद्रपद में भाद्रपद कौन सा हो जाएगा? भाद्रपद आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो देव सैनी पूछे तो साढ़े देव सो गए और गुरु उठ गए। गुरु पूर्णिमा कब होती है? साढ़े, साढ़े मतलब आषाढ़ में, साढ़े गुरु सो गए आषाढ़ में, तो आषाढ़, तो शुक्ल 11 तो होएगी। तो तीनों को आपको बड़े ही शान से, बड़े ही लहजे के तरीके के साथ, तो सैनी और तुलसी का विवाह तो देव उठनी पर होता है। तुलसी विवाह, तुलसी विवाह, तुलसी का विवाह तो तुलसी विवाह। विवाह की बात करें तो विवाह के देव उठनी पर किया जाता है, विष्णु जी से संबंधित है। तो सो गए, और गुरु पूर्णिमा भी आषाढ़ में मनाई जाती है। तो गुरु सो गए, गुरु उठ गए, और आषाढ़ में साढ़े देव सो गए। तो देव झूले, झूले या फिर जल झूलनी 11 भी यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी में मनाई जाती है। देव उठनी कार्तिक शुक्ल 11 में मनाई, एकादशी में मनाई जाती है। और देव सैनी आषाढ़ शुक्ल 11 में मनाई जाती है। और अगर आपसे पूछे देव उठनी का जो विवाह जो कब हुआ था? तुलसी, जिस दिन तुलसी विवाह, देव उठनी 11 शुक्ल, कार्तिक शुक्ल 11, इसका जो सही में जो आंसर होने वाला है वो सही में आंसर कौन सा हो जाएगा? देव उठनी 11। और देव झूलनी तो आपको बता ही दिया, और इसका जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपको बता ही दिया, देव झूलनी 11 का। तो सठ तिला, और सठ तिला भी मैं बता देता हूँ, माघ कृष्ण एकादशी। तो आपने इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। माघ कृष्ण एकादशी, कृष्ण 11 को, माँ की कृष्ण 11 को। और मुझे बताएं माँ को पूर्णिमा को कौन सा दिन यहाँ पर मेला भरता है, कहाँ भरता है? ये तो नवाटापुरा बनेश्वर धाम वाला मेला भरता है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार प्रश्न। 20वां प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का मेला कब आयोजित होता है? पहला ऑप्शन है सावन कृष्ण नवमी, दूसरा ऑप्शन है भाद्र कृष्ण नवमी, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। तो लगभग अपने, क्योंकि त्योहारों के प्रश्न अपने जो सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल था उसमें बहुत अच्छा वेटेज के साथ पूछा गया। तो गोगा नवमी, तो गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी पूछा है। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर किसी की, सावन कृष्ण नवमी की, सावन कृष्ण नवमी, सावन कृष्ण नवमी की, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। सावन कृष्ण नवमी का, सावन की जो कृष्ण नवमी होती है, इस दिन एक निड्री नवमी, कौन सी? निड्री नवमी, निड्री नवमी। और निड्री नवमी का जो निड्री नवमी, और निड्री नवमी इसी दिन होती है। और सावन कृष्ण नवमी को, और कृष्ण नवमी से पहले क्या आता है? सावन कृष्ण पंचम आता है। और जिस दिन क्या होती है? नाग पंचमी होती है, नाग पंचमी। अगर आपसे पूछे राजस्थान में नाग पंचमी कब मनाई जाती है, तो याद रखना आपने जवाब देना है जो सावन, तो सावन कृष्ण, परंतु मनाते अपने शुक्ल में है। तो आपने एक कृष्ण जवाब देना है राजस्थान में जब भी क्वेश्चन आ जाए। तो किशन पंचम, किशन पंचम को, तो याद रखना ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट अपना प्रश्न, शानदार प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। इसका जो आंसर क्या करना है आपने? सावन कृष्ण नागपंचमी। और निड्री नवमी, नेवला नवमी भी इसे कहा जाता है, ये भी कृष्ण पक्ष में ही मनाई जाती है। इसी प्रकार से जो कार्तिक शुक्ल नवमी है, कार्तिक शुक्ल नवमी है, इसका तो क्या आंसर करोगे? कार्तिक जो कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कौन सा त्यौहार होता है? तो ये तो अपना आंसर हो जाएगा, अपना जो आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन जन्माष्टमी, अष्टमी, कृष्ण जी के जन्माष्टमी के दूसरे दिन नवमी होती है। तो उस दिन क्या होता है? गोगा जी का त्यौहार होता है। उससे अगले दिन जहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ली थी 10 और 11 को यहाँ पर मेला भरता है रामदेवरा में। और कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तो आंवला नवमी है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तो क्या है? आंवला नवमी, आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। तो बड़ा शानदार प्रश्न है। और चैत्र जो शुक्ल, मुझे बताएं भी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौन सा त्यौहार होता है? मुझे फटाफट आप बता दीजिए भी। और जो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी की पूजा की जाती है, इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा शानदार प्रश्न भी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की हैं? कौन कौन सी हो जाएगी? बड़ा शानदार प्रश्न लिया है। जमारो 2 नंबर ऑप्शन है, हूँ गोरी किरण पीवरी, और जोग संजोग सपन प्रिय। क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर क्या होने वाला है? फटाफट मुझे बताएं भी।
इसका आंसर जमारो। जमारो कौन किसका है मैं बता देता हूँ, ये भी यादवेंद्र चंद्र की है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। तो इसका जो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आगे मैं और बात करूँ, हूँ किण गोरी किण गांवरी, तो यहाँ पीवरी सॉरी, तो ये भी यादवेंद्र शर्मा की है। और जोंग संजोग भी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। तो इसी प्रकार से अपना जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर नहीं है। कौन सी है? 4 नंबर नहीं है। तो जोंग संजोग सपन प्रिया है विजयदान देथा की, विजयदान देथा, इसका जो विजयदान देथा हो जाएगा, विजयदान देथा, विजयदान देथा की पुस्तक हो जाएगी। तो याद रखिएगा सपन प्रिय। और इसके बाद इसका जो आंसर सही में कौन सा रहेगा आप मुझे फटाफट मुझे बताएं भी, इसका आंसर क्या रहने वाला है फटाफट। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पर्सन। किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों की घटना विशेष पर प्रकाश डालने की कृतियों को क्या कहा जाता है? तो एक बार मुझे बताएं। प्रकाश मरसिया, 3 नंबर है पर्ची और डी नंबर है झूलना। तो क्या कहा जाता है? किसी वंश की, बड़े ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, किसी वंश की विशेष उपलब्धियों को घटना को विशेष प्रकार से प्रकाश डालने की किस कृतियों को कहा जाता है? तो इसका जो शानदार आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश, जैसे राज प्रकाश है किशोरदास की, क्या किसना, यहाँ पर 3 प्रकाश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है राज प्रकाश, राज प्रकाश, और राज प्रकाश किसकी है एक बार मुझे बताएं भी। राज प्रकाश, और राज प्रकाश है किशोरदास की, किशोरदास कवि हैं किशोरदास। तो उपलब्धियों की घटना है वंश अथवा विशेष। और महायश प्रकाश, एक पुस्तक आती है महायश प्रकाश, महायश प्रकाश, और ये पुस्तक किसकी है एक बार मुझे बताएं। ये महायश प्रकाश आसिया मानसिंह, आसिया मानसिंह हो जाएगा, आसिया मानसिंह। ठीक है, इसी प्रकार से अपने इसका सूर्य प्रकाश कवि करनीदान की, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। सूर्य प्रकाश किसकी है? सूर्य प्रकाश, और सूर्य प्रकाश के पूछे तो करनीदान की है, कवि करनीदान, सूर्य प्रकाश करनीदान। तो आपके लिए शानदार लाजवाब प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर रहता है सूर्य प्रकाश करनीदान की है, और वंश व व्यक्ति विशेष पर ध्यान रखता है। तो इसी प्रकार से ये अपना यहाँ पर जो शानदार आज का प्रश्न ये है आपका अपना, इस पर जरा ध्यान रखिएगा, बाकी रहो ना रहो ये याद जरूर रख लेना। तो इसी प्रकार से चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। पॉलिटी का बड़ा शानदार प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? इसका आंसर फटाफट मुझे बताएं भी क्या रहेगा। हाँ जी, बड़ा शानदार प्रश्न है। कौन सा संविधान संशोधन था जिनमें 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के प्रावधान इस संविधान संशोधन में रखे गए थे? इसका जो सही में जो आंसर है क्या रहने वाला है? इसका जो सही में जो आंसर है क्या रहने वाला है फटाफट मुझे बताएं भी। इसका जो फटाफट में आंसर है 7वां संविधान संशोधन। आप मुझे बताएं 7वां जो संविधान संशोधन था और क्या किया गया था इसमें, और क्या किया गया? 1956 गए थे 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल, 2 या फिर 2 से प्लस राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल हो सकता है। ये तो 1956 का 7वां संविधान संशोधन था, सीवी था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? बड़े ध्यान से प्रश्न पढ़ने की जरूरत है। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया है? तो इसका जो शानदार प्रश्न फटाफट मुझे बताएं भी। 164, 165, 166। तो इसका जो शानदार आंसर रहेगा वो रहेगा 164 के अंदर। क्या रहेगा? 164 भी। 164 है इसका आंसर रहता है। 164 की बात करूं मैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्या लिखा हुआ है? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा 164 के। परंतु इस संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, इसका निर्वाचन कैसे होगा, इसका उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। क्या है, कोई उल्लेख नहीं है। ये बात यहाँ पर सही नहीं लग रही। तो बिल्कुल 164 के तहत ही हमें आंसर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार प्रश्न भी आपके सामने। एक मैंने यहाँ पर संविधान से लिया है और यहाँ पर विधानमंडल से भी प्रश्न आपके सामने ये रहा। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रारूप मिलता है, कौन से में शपथ का प्रारूप मिलता है, विधानमंडल की। और ध्यान रखिएगा शपथ का प्रारूप विधानमंडल के अलावा और भी कई अनुच्छेद हैं, यहाँ पर अनुसूचियाँ हैं, जहाँ पर या अनुसूची के तहत बहुत सारे जो मंत्रीगण या फिर और भी सदस्य कह सकता हूँ मैं, और जो संस्थात्मक हैं उनके भी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 में क्या मिलता है, सभी के राज्यपाल या उसके द्वारा नियमित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के तहत प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करता है। तो याद रखिए अनुसूची 3 का संबंध किससे है, शपथ के प्रारूप से। शपथ के प्रारूप से है, चाहे किसी का हो, राष्ट्रपति द्वारा हो, तो विधानमंडल का। इसी प्रकार से आंसर अपना सही हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ग्राम सभा का गठन होता है ए नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवास कर रही समस्त जनता से, पंच सरपंच उप सरपंच से मिलकर पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट मुझे बताएं भी, फटाफट मुझे बताएं क्या आंसर रहने वाला है। तो एक बार जितने भी अपने यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया आपने, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना भी। तो ग्राम सभा का गठन होता है, किसके द्वारा गठन होता है, बहुत शानदार प्रश्न है, और इसका आंसर क्या रहने वाला है आप मुझे फटाफट बताएं भी। तो इसका जो आंसर और रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। तो मैं बता देता हूँ ए नंबर कैसे है। ये जब बात आती है यहाँ पर 1900 पंचायती राज अधिनियम जो 1994 के अध्याय नंबर क में, अध्याय नंबर 2 क में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची के पंजीकृत सदस्य ही इसमें से ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। तो प्रजातंत्र की अवधारणा को साकार करने वाली संस्था है। तो इसका जो आंसर ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही रहा और कहा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत है, उल्लेख कौन से में किया गया है, फटाफट मुझे आंसर दें भी। अनुच्छेद 219 में, अनुसूची 2 में। तो बड़ा शानदार लाजवाब प्रश्न है भी इसका। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 219 की, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख कौन से में मिलता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर शपथ व प्रतिज्ञान का यहाँ पर कौन से में मिलता है, अनुच्छेद 219 में मिलता है। ये तो बात सही हो गई। अनुसूची जो 2 है, अनुसूची, अब आपसे पूछा है अनुसूची 2 के तहत मिलता है कि, ये प्रश्न गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी बताया था अनुसूची 2 में इसका आंसर नहीं मिलता है, अनुसूची 3 में मिलता है। शपथ और प्रतिज्ञान का मिलता है अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। कौन सा सही है, केवल एक सही है। तो इसका आंसर है ए नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं आपके लिए यहाँ पर शानदार बनाए हैं। तो 28 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग का नहीं है। लोक सेवा बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए भर्ती कराना, ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण करना, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार करवाना, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा का आयोजन। इसका जो सही में जो आंसर क्या होगा आप फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर रहने वाला है। भर्ती कराना तो बिल्कुल होता है इसका कार्य, तो भर्ती करवाना बिल्कुल है आरपीएससी का। अब मुझे बताएं आरपीएससी की स्थापना कब की गई थी, ये भी प्रश्न ये शानदार रहा है। तो भर्ती कराना तो रहा है, स्थानांतरण कराना ये मुझे लग नहीं है, साक्षात्कार करवाना इंटरव्यू लेना ये भी रहता है, परीक्षा का आयोजन करवाना। तो अपना जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होने वाला है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान राज्य आयोग
सूचना आयोग के कृत्य व शक्तियों का वर्णन सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में किया गया? अभी किस धारा में किया गया, इसका जवाब मुझे फटाफट दे दीजिए। क्या आंसर रहने वाला है इसका? अगर मैं सूचना के अधिकार की बात करूं, सूचना पहला इसका अध्यक्ष किसे बनाया, आयुक्त किसे बनाया गया था? इसका जवाब पहले तो अध्यक्ष कौन से थे? एमडी कुरानी। और अब बच्चों को मैं याद करवाता हूँ, कौनी सूचना तो क्या पढ़ेंगे? लठ पढ़ेंगे। तो एमएल लाठर क्या है? वर्तमान में है एमएल लाठर। ये भी प्रश्न आ सकता है, आयोगों से पक्का प्रश्न रहता है। तो राज्य सूचना आयोग से संबंधित है तो धारा नंबर 18, धारा नंबर 19, धारा नंबर 20 तीनों शामिल है। तो सही में जो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी आंसर। सभी 18, 19 और 20 का संबंध सूचना आयोग के शक्तियों का वर्णन है। किसका है? शक्तियों का वर्णन की बात पूछे 18, 19 और 20 में तहत है। कुरानी है पहला, दूसरा है लठ पढ़ेंगे। कौनी सूचना तो क्या पढ़ेंगे? लठ पढ़ेंगे। तो याद रखना भी, ये शानदार जवाब इसका ये रहा। मुख्य सचिव होता है सचिवालय का प्रधान सचिवालय के सभी विभागों का नियंत्रण करता, या फिर समानों में प्रथम। इसका जवाब फटाफट मुझे बता दीजिए भी, क्या रहने वाला है? मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है, ये तो बात मुझे लग रही है सही है। सचिवालय का क्या होता है? प्रधान होता है। ये तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर सचिवालय से प्रश्न पूछा गया है। नियंत्रण सचिवालय के सभी विभागों द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल क्या होता है? ये भी बात सही है। ये समानों में प्रथम क्या होता है? यहाँ पर समान में प्रथम, यहाँ पर सभी जो सचिव होते हैं उनका मुखिया होता है। तो ये भी बात सही है। निसंदेह क्या होता है? सचिवों का मुखिया होता है। सभी सचिवों का मुखिया होता है, ये भी बात सही है। ये इसके लिए समान की बात है ना। तो इसी प्रकार से ये एक आईएएस अधिकारी होता है। क्या होता है? आईएएस अधिकारी। तो अपना जो आंसर रहेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ये बातें बिल्कुल सारी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपने सामने नेक्स्ट प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर फटाफट। ये प्रश्न अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 7 तारीख, हाँ जी, यहाँ पर 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न रहा है। तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। हाँ जी, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जवाब क्या रहेगा? जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सामाजिक आर्थिक विकास है, तो सांख्यिकी सूचनाओं का जो सामयिक जो वर्तमान में जो चल रही आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है बेटा 1956 में। कभी पूछे ना, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना 1956 में की गई है। तो बड़ा ही शानदार जवाब हो जाएगा इसका। और चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में समग्र रैंकिंग के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? 13वां, 12वां करंट जीके का प्रश्न है। बड़ा शानदार करंट जीके का प्रश्न है। इसका जवाब फटाफट मुझे दे दीजिए। करंट जीके का प्रश्न है, फटाफट मुझे बताइए भी इसका क्या जवाब रहने वाला है। हाँ जी, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या रहेगा? 13वां, 12वां और कमेंट में बताएं भी। और इसका जो आंसर रहेगा, और सबसे पहले बात करूं मैं, अगर मैं पहले की बात करूं, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट राज्य आएगा तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद में कौन सा है? महाराष्ट्र रहा है। अगर सेकंड की बात करूं तो महाराष्ट्र। अगर यहाँ पर 13वें की बात करूं तो अपना राजस्थान कौन सा हो जाएगा? अपना राजस्थान। नीति आयोग ने निर्यात 13 राजस्थान, 13 से तमिलनाडु पहला और 13 से यहाँ पर राजस्थान। तो याद रखना है, ये 2022 की रैंकिंग है, समग्र रैंकिंग। तो ये आपसे ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछे ना अंतिम 36वां है और अंतिम 36वें में लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और ये हो जाएगा अपना राजस्थान। और अपना जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया बिल्कुल सही किया है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना 33 नंबर प्रश्न। राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है?
ये देखो धनिया, धनिये का प्रश्न रहा था, एक प्रश्न रहा था धनिया कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक मसाला में, तो याद रखना इसका तो आंसर कोटा रहने वाला है। अगर पूछे ना मसाला पार्क, अगर पूछे मसाला, पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका क्या रहता है आंसर, फटाफट मुझे बता दीजिए, पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। अगर पूछे राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क, दूसरा मसाला पार्क, जो दूसरा मसाला पार्क तो अभी 2019 में, 2019 में दूसरा मसाला पार्क, दूसरा मसाला पार्क, अगर दूसरा मसाला पार्क का बात करें तो ये रामगंज मंडी है। इसका तो आंसर कौन सा आएगा, रामगंज मंडी आएगा। अगर पूछे ना पहला 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 मसाला पार्क, पहला मसाला पार्क, तो इसका आंसर रहने वाला रामपुरा बटियान जोधपुर के अंदर। तो इसका सही में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जोधपुर, जोधपुर। तो पहला है जोधपुर रामपुरा बटियान जोधपुर और दूसरा है रामगंज मंडी कोटा। और इसी प्रकार से ये 2019 में स्थापित हुआ था और पहला हुआ है 2012 के अंदर। कब हुआ है, 2012 के अंदर। तो रामपुरा बटियान की बात, जोधपुरा से बात कर लेना। पहला मसाला, पहला मसाला भट्टी में बाटी से याद रखना भी, भट्टी में पकाना है मसाला, और जोधपुर में तो वैसे ही पक जाएगा। और दूसरा हो जाएगा रामगंज मंडी, और दूसरा हो जाएगा रामगंज मंडी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा नेक्स्ट पर्सन भी, मनरेगा में को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था, तो इसका जवाब फटाफट मुझे दीजिए भी, और कब किया गया था। शानदार प्रश्न भी, कब किया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अक्टूबर एक्ट कब आया, अगर पूछे ना नरेगा एक्ट कब आया था, नरेगा एक्ट, और नरेगा एक्ट की बात करें तो 2005 में आया है। कब आया है, 2005 में। ये भी बड़ा सीईटी में शानदार प्रश्न अब की बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सीईटी ग्रेजुएशन में प्रश्न बहुत सारे पूछे, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना इसका आप निवेड़ा कर देते हैं 2005 में। परंतु लागू कब किया गया था, लागू किया गया 2 फरवरी 2006 के अंदर, 2006 के अंदर लागू हुआ है। अगर संपूर्ण देश में बात करूं, अगर मैं संपूर्ण देश में बात करूं तो अप्रैल 2008 के अंदर संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, संपूर्ण देश में लागू। परंतु मनरेगा का नाम चेंज करके संपूर्ण देश लागू, अगर पूछे लागू 2 फरवरी 2006 को किया, परंतु संपूर्ण 2008 में किया, संपूर्ण 2008 में, कुछ ही जिलों में 2006 में, परंतु संपूर्ण 2008 में एक्ट 2005 का। और नाम परिवर्तन, नाम मनरेगा, और नाम मनरेगा जो नाम आएगा वो आएगा कब, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009। और आप मुझे बताएं 2009 के बाद में अब कितने साल होने वाले हैं 2 अक्टूबर को, तो इसका पुनः नामकरण किया गया था और कब किया गया था, मुझे बताएं भी। हाँ जी, 2009 में किया गया था इसका पुनः नामकरण, जिसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी मनरेगा या नरेगा से क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका जो सही में जो आंसर है, नरेगा को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, तो इसका जो आंसर रहने वाला है, तो यहाँ पर संपूर्ण देश में लागू किया गया, तो इसका तो सही में जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया बिल्कुल सही लगाया 2008 में। और चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पर्सन भी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर विस्तृत सभ्यता स्थल है, इसका जवाब फटाफट मुझे बताएं, सभ्यता स्थल कहाँ है। आहड़, बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा, तो क्या आंसर रहेगा इसका, शानदार जवाब दीजिए भी फटाफट। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर, तो कौन सा, आपको बता देता हूं मैं। जब बात आती है 1952 की, सर्वप्रथम खोज की अमलानंद घोष ने, कालीबंगा की खोज किसने की है, तो यहाँ पर अमलानंद घोष। और जब अमल खाके कोई बंदा आता है और उसकी पत्नी गुस्से से क्या होती है, लाल होती है, तो बीबी क्या हो गई, बीबी लाल हो गई। और बीबी लाल हो गई तो यहाँ पर, और उसे क्या लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया। तो यहाँ पर बी के
थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़, और वहाँ पर यहाँ पर थप्पड़ लगा दिया। तो ये खोज की है कब? 1952 में। कब? 1952 में। और 1961 से लेकर के 64 के बीच में क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है, उत्खनन। और उत्खनन का पूछे तो याद रखिएगा कब हुआ है? 1961 से लेकर के 64 के बीच में किया गया, तो याद रखिएगा। और साथ में MD खड़े भी थे, MD खड़े भी थे, MB खड़े भी थे और खड़े। और यहाँ पर बीबी गुस्से से लाल खड़ी भी थी और थप्पड़ लगाने के लिए तैयार थी और अमल खाया हुआ था। तो याद रखिएगा कालीबंगा। तो इसका जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न में। नागदा उदयपुर में सास बहू मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? इसका जवाब फटाफट मुझे दें। बप्पा रावल ने, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हमीर। इसका फटाफट मुझे आंसर दें भी। तो सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैं बता दूं, ये जो सास बहू का मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है। कौन सा? ये जो सास बहू का मंदिर है कौन किसमें? नागर शैली के अंदर। तो लिख लीजिए नागर शैली, नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? नागर शैली। और नागर शैली की बात आती है तो यहाँ पर नागर शैली, और याद रखिए कहाँ पर? नागदा में। कहाँ पर? नागदा। और नागदा की बात आती है तो यहाँ पर ये तो गोहिलों की प्रथम राजधानी रही है, गोहिलों की प्रथम राजधानी रही है। और प्रथम राजधानी वाला कौन सा है? ये तो सास बहू। और गोहिलों की यहाँ पर सास बहू का मंदिर, तो सास बहू का मंदिर। और तो कौन सा हो जाएगा? किसने करवाता है? ये करवाता है बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल ने करवाया है। तो इसका जो आंसर सही में रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसे ध्यान रखिएगा प्रथम राजधानी रही है तो इसे नागदा को इल्तुतमिश ने नष्ट किया था। नष्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो एक बार लिख सकते हो नष्ट किया, नए से नष्ट किया इल्तुतमिश ने, नए से नागदा को नष्ट किया इल्तुतमिश ने। कई बार आ जाए तो याद रखिएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने बीकानेर का 37 नंबर क्वेश्चन है। बीकानेर का वह शासक जिसने लंदन में हुए तीनों मेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन है महाराणा सज्जन सिंह, चौथा ऑप्शन है महाराणा डूंगर सिंह। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो बीकानेर की बात कर रहे हैं अपने। जब एक बात है सन 1919 की, सन 1900 की तकड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। सन 19 से चीन में एक बॉक्सर युद्ध हुआ था। चीन के बॉक्सर युद्ध, कौन सा? याद रखिएगा बॉक्सर, कई बार पूछा जा सकता है। बॉक्सर युद्ध हुआ था और अंग्रेजों की मदद के लिए मदद की इन्होंने। एक चीन में अंग्रेजों की मदद की भी, अंग्रेजों की मदद की। और इस मदद के कारण इन्हें याद रखना केसर ए हिंद, याद रखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और याद रखिएगा बड़ा शानदार प्रश्न रहता है, इसका जवाब भी और लिखना भी। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिए किस अंग्रेजों ने दी थी। और किसको दी थी? गंगा सिंह को दी थी। तो याद रखना भी गंगा सिंह एकमात्र यहाँ पर शासक हुए हैं। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और याद रखना इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपका ये शानदार प्रश्न भी। मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब मुझे बताइए भी। मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष हुई थी? इसका फटाफट मुझे जवाब दीजिए भी। मेवाड़ जब बात आती है यहाँ पर कर्ण सिंह की सलाह से, किसकी सलाह से? कर्ण सिंह की सलाह से। लिखिएगा कर्ण सिंह की सलाह से, सिंह की सलाह से महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह कौन सा? प्रथम ने मुगल शासक जहांगीर से संधि की। मुगल शासक अमर सिंह ने मुगल शासक जहांगीर से संधि की है। और याद रखिएगा ये जो संधि
कहलाती है और वो कब मुगल मेवाड़ संधि कहलाती है। मुगल, क्योंकि ये तो मुगल है, ये क्या है, मुगल है, ये मेवाड़ है और ये दिल्ली, यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि है। और कब हुई है ये? फरवरी याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, फरवरी 1615 में, 1615 में, तो याद रखिएगा 1615 में हुई है। तो इसका जो सही में जो आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर फरवरी 1615 में करण सिंह की सलाह से महाराणा अमर सिंह प्रथम मुगल शासक जहांगीर से संधि करता है और मुगल मेवाड़ संधि के साथ यहाँ पर मशहूर होती है। एक तकड़ी बात कर देता हूँ, महाराणा को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी गई थी। मुगल दरबार में महाराणा को इस शर्तें भी थी और करण सिंह की नियुक्ति मुगल दरबार में लगाई गई थी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जा सकती। इसके तहत 3 वादे पूरे किए थे, तो याद रखना भी उन वादों को भी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नैनूराम शर्मा का संबंध किस किसान आंदोलन से था? इसका फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए भी। हाँ जी, नैनूराम। और नैनूराम का तो ध्यान है, नन्ही नन्ही नैनूराम, नन्ही नन्ही नैनूराम। तो नन्ही नन्ही क्या होती है? बूंदी होती है। तो इसका संबंध तो कौन सा हो जाएगा? बूंदी से होता है। अगर मैं बूंदी के बरड़ किसान, अगर बरड़ का संबंध पूछे तो बरड़ किसान, बरड़ पूछे तो बरड़ बूंदी है। बरड़ स्थान कहाँ का है? बूंदी। किसान आंदोलन की बात करें और बात है कब? 1921 की। 1921 में 21 रुपए का प्रसाद बूंदी का लाना है और बूंदी किसान 21 बाई और हरी भाई किंकर कुकर मन किंकर राम नारायण चौधरी। एक था नैनूराम और नैनूराम ने बूंदी के बरड़ किसानों को संगठित व उनमें जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया और आंदोलन प्रारंभ किया भी। और परिणाम स्वरूप बरड़ क्षेत्र में किसानों ने अप्रैल 1922 में याद रखिएगा, 1922 याद रखना। अगर पूछे अगर डायरेक्टली 22 पूछे तो बूंदी का किसान आंदोलन कौन सा हो जाएगा? बूंदी का। तो 22 में किया था, अप्रैल 1922 में। और किसानों को भू राजस्व के अतिरिक्त कोई भी कर न देने और बिगाड़ का विरोध करने आदि का संकल्प लिया था। इसमें बिगाड़ का विरोध यहाँ पर करने में, तो यहाँ पर इसका तो आंसर बूंदी हो जाएगा। नैनू तो बूंदी, बरड़। और याद रखिए साथ में हरिभाऊ किक्कर और राम नारायण चौधरी। और 40 का जवाब फटाफट मुझे दे दीजिए। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में करौली रियासत का विलय हुआ है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम? तो क्या आंसर रहने वाला? एकीकरण करौली रियासत का विलय हुआ है, कौन से में हुआ है? ये तो पहले में हुआ है। और पहले तो कौन सा था? मत्स्य संघ था। कौन सा था? मत्स्य संघ। तो अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर का जो यहाँ पर माना जाता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, प्रथम। तो इसका तो आंसर प्रथम है। और याद रखिएगा ये था हमारा, कब हुआ था? 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था एकीकरण और करौली को इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। धौलपुर भी था और यहाँ पर भरतपुर भी था और अलवर भी था, तो याद रखना भी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न पर और चलते हैं। और आ गई है हमारी अब हिंदी, और शानदार हिंदी के साथ बने रहिए। जीके तो बहुत कर लिया आपने और कल अपने बहुत इंडिया लेवल के प्रश्न आप जितने भी हो सकते हैं वो रहने वाले हैं, तो शानदार जवाब दीजिएगा इसका। और निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? संधि विच्छेद अशुद्ध है, फटाफट बताएं। उत्ता प्लस असन, अधिक प्लस अधिक, ये तो आपको मैं बता देता हूँ। पंच प्लस आयत, बिल्कुल सही है। ये तो पंच प्लस आयत। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, ये तो बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पंच में ए लगा हुआ है, यहाँ आ लगा हुआ है, तो ये मिल करके क्या बन जाएंगे? यहाँ पर आ मिल जाएगा, तो पंचायत। यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है, तो अशुद्ध। इसके बाद में सुषुप्त प्लस अवस्था, तो यहाँ पर सुषुप्त अवस्था, ये भी क्या हो जाएगा? ए प्लस ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही। और इसके बाद में अपना जो क्या रहता है? अधिक प्लस अधिक, ए प्लस ए,
तो कौन सा ए प्लस ए तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। इसी प्रकार से हुत्ता प्लस आसन, तो यहाँ पर हुत होता है, हुत्ता नहीं होता है। हुत तो याद रखिएगा, हुत क्या होता है, हुत याद रखिए, इससे हवन सामग्री को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हवन सामग्री। सामग्री को ध्यान से रखना भी, कैसे लिखा जाता है, सामग्री ऐसे लिखा जाएगा। तो यह हवन सामग्री होती है, हवन सामग्री। हवन हुत प्लस असन, असन तो याद रखिएगा असन। तो असन क्या होता है, एक बार मुझे बताएं भी, असन क्या होता है? असन भोजन को कहते हैं। तो यहाँ पर किसको बोलते हैं? भोजन। असन किसको बोले, किसका प्रत्यय है? भोजन का। तो इसलिए उत्तासन, तो यहाँ पर गलती कहाँ है अभी? गलती कहाँ है? यहाँ है गलती। तो कौन सा? ये गलत है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना जो सही होने वाला है, मतलब वैसे तो गलत है परंतु वैसे आंसर सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा बिल्कुल कौन सा रहेगा? उत्तासन। कौन सा रहेगा? उत्तासन। तो शानदार जवाब है भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा 42 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह अशुद्ध है? समास विग्रह अशुद्ध है। अन्न जल, अन्न और जल, रंग भेद, रंग और भेद। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बीच में इनके जो लगा देता हूँ, यहाँ पर डॉट का, बिल्कुल रंग और भेद। यहाँ पर कर्तव्य प्रायण, कर्तव्य से प्रायण, क्रियान्वती, क्रिया के द्वारा अन्वती। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? इसका जो शानदार जवाब, अगर मैं यहाँ पर अन्न और जल, अन्न और जल तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद में अन्न और जल, ये तो कौन सा समास है? ये तो द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। जिसमें द्वंद्व होता है, और उसमें तो द्वंद्व समास होता है जिसमें द्वंद्व होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों ऑपोजिट होते हैं। और रंग भेद, रंग और भेद, परंतु याद रखिए, ये मुझे लग रहा है रंग का भेद, रंग और भेद, तो ये तो ना तो ऑपोजिट है, तो ये तो समान से लग रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो रंग का भेद, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रंग का भेद। इसमें आ जाए रंग का भेद, ये सही है इसका। ये तो यहाँ पर समास नहीं, यहाँ समास कौन सा है? यहाँ तो तत्पुरुष है, और तत्पुरुष भी कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो याद रखना संबंध, तो जिसमें का कई की होते हैं। कर्तव्य प्रायण, कर्तव्य से प्रायण, तो कर्तव्य से प्रायण, ये तो बिल्कुल सही है। क्रियान्वती, क्रिया के द्वारा अन्वती, तो कर्तव्य से प्रायण, इसमें बताओ भी कौन सा है? इसमें तो करण है, इसमें तो करण तत्पुरुष है, जिसमें से अलग होने का भाव हो रहा है। क्रियान्वती, क्रिया के द्वारा अन्वती, अन्विति, तो करण, ये इसमें भी अलग होने का भाव है, तो करण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये दोनों तो तत्पुरुष हैं। कौन से हैं? तत्पुरुष। तो याद रखें, इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, आपके सामने बी नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न भी। निम्नलिखित में से बै उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। शानदार जवाब, लाजवाब। इसका आंसर बताएं भी। नहीं का जवाब देना है आपने। किसका? नहीं का। फटाफट मुझे बताएं भी, नहीं का जवाब दीजिए। बै, हुक्म, बकौल, बहुज्ञ, बजाय। फटाफट आप जितने भी अपने यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, लगातार आप मुझे साथ साथ में बताते रहें कितने प्रश्न अपने सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपना जो बै प्लस यहाँ पर हुक्म, बै प्लस हुक्म, हुक्म का तो अर्थ नहीं कर रहा है, इसको करना कैसे? बिल्कुल ऐसे करना है, बै प्लस हुक्म। बकौल, बै प्लस हुक्म का मतलब मैं बता दूं तो यहाँ पर क्या होता है? आज्ञा से। अगर पूछे ना आपसे बै हुक्म का मतलब क्या होता है? आज्ञा से होता है। अगर बकौल की बात करूं, यहाँ पर बकौल की बात करूं तो कथनानुसार होता है। क्या होता है? कथनानुसार, कथनानुसार। बकौल, अगर बकौल की बात करें तो बै प्लस कौल, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। बै प्लस कौल कथा अनुसार कहते हैं। बै प्लस जाए में भी बै उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? बै उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर बै जाए का मतलब क्या होता है? के स्थान पर। तो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा, क्योंकि बहु प्लस ज्ञ, ज्यादा ज्ञान वाला, बहुज्ञ। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? बहुत जानने वाला। क्या रहेगा? बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन रहेगा। सी नंबर ऑप्शन जिसने भी किया बिल्कुल सही किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा 45। निम्नलिखित में से अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अप्रत्ययवाचक, बहुत ही शानदार। और अप्रत्ययवाचक को संतानवाचक भी, संतान बोध तद्धित प्रत्यय भी बोलते हैं।
तो संतान की यहाँ पर बता रखा हो संतान, अगर आपसे पूछे संतान बोधक, संतानवाचक, वाचक भी इसी को बोलते हैं, इसी का संतानवाचक बोलते हैं। तो संतानवाचक की बात करें, इसमें संतान का यहाँ पर शब्द बन जाए और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम से और विशेषण से बने वो प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। एक होते हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो क्रिया से बने शब्द हों। तो इसमें तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का और कौन सा पार्थक्य, पार्थक्य का याद रखना, अभी याद रखना यहाँ पर अपत्य का तो नहीं है, पार्थक, पार्थक्य और पृथक प्लस ये, पृथक प्लस ये किससे अलग हुआ है, ये तो ध्यान रखिएगा ये किससे अलग हुआ है, पृथक। आपसे मैं यहाँ पर पृथक, पृथक की बात करूँ, यहाँ अगर मैं इसे पूरा लिखूँ, इसे पृथक प्लस ये जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, पृथक्य, क्या बन जाएगा, पार्थक्य, बिल्कुल। और जब पृथक की बात होता है तो ये भाववाचक, पृथक पृथक होता है भाव, क्या होता है, भाववाचक प्रत्यय दित पड़ते हैं, भाववाचकता दित पड़ते हैं। तो अब उपसर्ग की बात करें तो प्रत्यय की बात करें तो यह प्रत्यय लगा है। इसके बाद में सहचार्य, सहचार्य, परंतु सहचार्य बना है सहचर से, किससे बना है, सहचर से, सहचर प्लस यह से बना है। तो सहचर प्लस यह से बना है तो इसमें से रह आधा हो जाएगा और यह जब यह जुड़ेगा तो याद रखिए ये हमेशा सहचर होता है भाव, क्या होता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार से भार्गव, तो भार्गव किससे बना है, भार्गव, भार्गव, तो भार्गव तो एक आता है वार्धक्य, तो यहाँ पर वार्धक्य की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बताऊँ वर्धक प्लस ये, वर्धक प्लस ये, तो यहाँ पर जब भी यह की बात है वार्तक्य तो क्या बनेगा, वर्तक्य। तो यहाँ पर ये तो सही होने वाला है, ये भी सही है, तो यहाँ पर ये भी भाव है, इधर भी भाव है। तो अपत्य, अपत्य भर्गव, भर्गव का क्या हो जाएगा, भार्गव, भृगु, किससे बनेगा, भृगु से, भृगु, और भृगु प्लस ऐसे, और ये बन जाएगा यहाँ पर भृगु प्लस, जब भी ए शब्द से जुड़कर वह शब्द लिखा हुआ देख लो, वह ध्यान रखना भी ए शब्द से जुड़ता है और उपसर्ग से प्रत्यय से जुड़ता है, तो याद रखिएगा इसमें भृंगु क्या होता है, भृंगु। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर छोटा भाव रहने वाला है, तो क्या भृंगु से भर्गव क्या बन गया, बड़ा रूप बन गया, तो ये इसका छोटा रूप है। तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बी, कौन सा रहता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपने 44 पर। सभी विकल्प परस्पर निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची नहीं है, नहीं का जवाब पूछा है। चूहल, चिड़ाना, चुबाना, अनि, उपांत, कन्नी, भमा, कोहर, नक्का और साक्षार, संगन, हरियल। तो आप मैं बताना चाहता हूँ, जबकि यहाँ पर चोहल, चूहल क्या होता है, चूहल व चिड़ाना, चोहल, अगर मैं चोहल की बात करूं, चोहल की बात करूं, इन दोनों में शब्द में ये होता है छेड़छाड़, चोहल व चिड़ाना छेड़छाड़ को कहते हैं। अगर छेड़छाड़, और बाकी चुबाना का अर्थ होता है छेदना, इसलिए अपना जो आंसर है क्या हो जाएगा, अपना जो आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही में आंसर हो जाएगा। अन्नी क्या होता है, आप मुझे बताओ, अन्नी, उपांत और कन्नी। अन्नी उपांत ये बोलते हैं छोर को, किसे बोलते हैं, छोर, अन्नी उपांत कन्नी छोर को। बमा, कोहर, नक्का, बमा, कोहर, नक्का, और याद रखिएगा ये होता है छिद्र का, छिद्र, छिद्र को बोलते हैं भमा, कोहर, नक्का। और इसके बाद में साक्षर, संगन, हरियल, साक्षार, संगन और हरियल, और याद रखना ये किसका होता है, ये होता है छतनारा का, किसका होता है, छतनारा। तो याद रखना है छतनारा को कहते हैं। तो साक्षार, संगन और हरियल, छतनारा। तो छिद्र और छेदना और चूहल, चिड़ाना, और इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बैठेगा। तो इसलिए आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल गलत है। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन पर, ये रहा नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युगम अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है, बड़े ध्यान से कहने की जरूरत है। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध। तो शानदार जवाब बताइए भी इसका, बीत, निर्भर, भूरी, अभूरी, भीषण, सौम्य, भीषण, सौम्य, और या फिर भावी, अतीत। ये तो मुझे लग रहा है सही लग रहे हैं। तो भूरी, अभूरी, भीत और निर्भर,
ये तो बिल्कुल सही है। भीत और निर्भर है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तो इसका तो आंसर नहीं, अशुद्ध पूछा है। भीत और निर्भर बिल्कुल। भीषण और सौम्य, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। भावी और अतीत, भावी होता है जो अभी, और अतीत मतलब बीता हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर रह जाएगा भूरी का क्या होगा? भूरी का ये देखो, भूरी नहीं होता है, अलप होगा। क्या आंसर होगा इसका? अलप होगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर रहता है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहने वाला है। बी आंसर है। जिसने भी बी आंसर लगाया है बिल्कुल सही किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा अपना नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द चब्बी के विकल्प में विलोम युगद अशुद्ध है? तो मुझे बताएं भी। दृष्टि, साकार, दृष्टि है यहाँ पर, दृष्टि साकार, सतर्क, सुशोभित, चब्बी के विकल्प अशुद्ध बताने हैं। विलोम शब्द अशुद्ध है। सतर्क, शुभ, ताली, सफलता, मार्ग और धातु लाभ। और कौन सा आंसर रहने वाला है इसका? चाबी के इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धातु और लाभ। और याद रखिएगा चांदी के अनेकार्थक शब्द है। ये क्या है? चांदी के, यहाँ चाबी नहीं है, चांदी के अनेकार्थक शब्द। यहाँ चाबी नहीं था, क्या था? चांदी था। चांदी, चाबी नहीं, चांदी भी मैंने देखा, यहाँ पर तो था ही नहीं। तो आंसर है चांदी। और चांदी को धातु व लाभ भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से युग्म शुद्ध है, सॉरी चाबी के ही पूछा है। किसके पूछा है? चाबी के ही। तो याद रखिए ये तो चांदी के हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ताली, सफलता, मार्ग चाबी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पर सतर्क, सुशोभित, दृष्टि, साकार, ये सारे के सारे किसके हैं? यहाँ पर बाकी सब हो जाएंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका जवाब फटाफट देंगे। कौन सा शब्द जोड़ा अशुद्ध है? कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। विश्री, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना है। जैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ विलंब का ये होगा, विलंब का ये होगा। इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका ये बताओ, इसका ये बताओ। इसका क्या ये सही है क्या? क्या इसका ये सही है क्या? और क्या इसका ये सही है क्या? क्या इसका ये सही है? फटाफट मुझे बताओगे। विलंब, और विलंब क्या फिर? विलंब देर होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा अशुद्ध बताना है? अशुद्ध बताना है, तो इसका आंसर है विलंब। और विलंब, विलंब तो बिल्कुल देर, देर बिल्कुल सही होता है। और विलंब, विलंब होता है भेंट दान, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर अशुद्ध नहीं है। विप्रलंब, विप्रलंब होता है वियोग, विरय, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। विरोग या विप्रलभ, विप्रलभ होता है विरोग, विरय। या फिर विप्रलब्ध, लब्ध पूछे तो, लब्ध पूछे तो यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर वंचित, वंचित या महरूम, वंचित। विप्रलब्ध पूछे तो वंचित हो गए हैं, लब्ध हो गए हैं, लब्ध। और विप्रलभ पूछे तो वियोग या विरय। और इसके बाद में कौन सा है? विवृत, विवृत यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विवृत, बिल्कुल यहाँ पर व्यक्त या स्पष्ट होता है। और विवर्त, विवर्त होता है घूमना, विवर्त। और जैसे वर्तन, घूमना। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए विसरी, विसरी क्या होता है? ये उल्टा दे रखा है। ये जो छोटा विसरी है ना, छोटा विसरी, और इसको बोलते हैं किसको? मृत्यु को। मृत्यु, छोटी छोटी मृत्यु, छोटी छोटी मृत्यु। वैसे तो इंसान छोटी छोटी मृत्यु मरता है, ठीक है, तो यह मरता रहता है, वैसे बड़ी मृत्यु आएगी तो। और विसरी, ये जो बड़ी विसरी है, विसर गई आत्मा, विसर गई आत्मा। तो ये है कांतिहीन, हीन, श्रीहीन, तो बिल्कुल कांतिहीन। और यहाँ पर बिल्कुल श्रीहीन या फिर कांतिहीन, कांतिहीन। इसलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन कौन सा रहेगा? इसका जो ऑप्शन रहेगा डी नंबर ऑप्शन। जिसने भी डी किया बिल्कुल सही किया है। इसका जो आंसर डी है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक का हिंदी रूप सही है? हिंदी रूप सही है, तो कौन सा हिंदी रूप सही होने वाला है? सही सही आंसर बताएंगे।
इसका जो आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, सब जस्टिस, न्यायाधीन, बिल्कुल सही है। सब जस्टिस क्या है? न्यायाधीन, बिल्कुल सही है। अगर मैं विजिलेंस की बात करूँ, विजिलेंस होता है सतर्कता। देखो परिभाषा की शब्दावली बहुत अच्छी रही है अपने पेपर के अंदर, तो आपने इसको थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना है। तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर इसका दे दूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन कर लें। विजिलेंस होता है सतर्कता, सतर्कता। इसके अलावा सतर्कता के बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का होता है नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व, मोरल एब्लिगेशन, नैतिक दायित्व। और समर्थन नहीं होता है। और नैतिक समर्थन को किस रूप से बोलते हैं? और मोरल सपोर्ट, नैतिक दायित्व। और समर्थन, समर्थन होता है सपोर्ट, मोरल सपोर्ट बोलते हैं, मोरल सपोर्ट। सपोर्ट करना, समर्थन करना, बिल्कुल हो जाएगा। दायित्व का ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही है। ये सतर्क, सतर्कता होती है, विजिलेंस और विजिल ये सतर्क होता है। और सब जस्टिस ये न्यायाधीन होता है। और अगर मैं मिनट्स की बात करूं तो इसका ये बहुत बार प्रश्न आता है, कार्यव्रत होता है। क्या होता है? कार्यव्रत है। परंतु कार्य योजना को क्या कहते हैं? वह तो वर्क प्लान कहते हैं। क्या बोलते हैं? योजना मतलब प्लान, तो यहाँ वर्क प्लान। और मिनट्स की बात करें तो कार्यव्रत होगा। अर्थ तो इनका एक ही है, परंतु थोड़ा वैसे भावनात्मक थोड़ा समझ सकते हो। तो ये था अपना ऑप्शन नंबर ए सही। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से भावाचक्रित प्रत्यय का उदाहरण है। लास्ट प्रश्न, शानदार प्रश्न, और इसका जवाब फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। और आपके लिए ये शानदार प्रश्न ये आपके लिए छोड़ा, तो मुझे बताएं भी इसका आंसर क्या रहने वाला है। बड़ा कृत प्रत्यय है, भावाचक बताना है। और क्रिया से बना भावाचक। कृत प्रत्यय तो वही होती है जो क्रिया से बनता है। इसमें से कौन सा क्रिया से बना है मूल रूप से? तो इसका आंसर क्या भला, भला क्या क्रिया है? बुरा क्रिया है? जुदा क्रिया है? सुनना क्रिया है? क्या सुनना, सुनाई, ये तो हो ही गया आंसर। इसका मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के आंसर दे दीजिए। और ये थे अपने शानदार प्रश्न, और कमेंट में आप बता दीजिए। लगभग तो मैंने हिंट दे ही दिया है, तो इसका तो जवाब दे दीजिए कमेंट में, ताकि मुझे लगे आपने 50 के 50 अपने राइट किए हैं प्रश्न, और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और लगातार अपने हिंदी के और जो भी अपना एलडीसी का एग्ज़ाम है स्टेनो का, वो भी इस वीडियो को लगातार देख सकते हो। और लगातार अपने जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है, लगातार इसको अपने ये सीरीज़ रोज़ाना रहेगी। और मिलते हैं अपने कल एक और नई वीडियो के साथ।